ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति। आज दो सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं, योगी आदित्यनाथ और देश के कई हिस्सों में धधकती आग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सबको हिंदुओं से धार्मिक अनुशासन सीखना चाहिए, जिसके बाद नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दिखाएंगे इस पर पूरी खबर कुछ ही देर में। शाम 6:30 बजे बताएंगे आपको कि कैसे गर्म मौसम की शुरुआत में ही शहर शहर अग्नि धधक रही है। सवाल है, क्या हीट वेव इस बार ज्यादा बड़ा तांडव दिखाएगी? देखिए स्पेशल शो आग और शोले। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। योगी ने कहा कि सड़क चलने के लिए होती है, पर्व और त्योहार उद्दंडता करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। कांवड़ यात्रा से तुलना करने पर योगी ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है तो सड़क पर ही चलेगी। योगी के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और योगी के इस बयान के बाद किस तरह से सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है, आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने और कांवड़ यात्रा से तुलना करने वालों को करारा जवाब दिया। दरअसल यूपी सरकार ने साफ साफ आदेश दिए हैं कि नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, न कि सड़क। विपक्ष इसको लेकर लगातार हमले कर रहा है। सीएम योगी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना होगा। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। सीएम योगी ने उन नेताओं पर भी हमला बोला जो सड़क पर नमाज पढ़ने के बहाने कांवड़ यात्रा से उसकी तुलना कर रहे हैं। आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। सीएम योगी ने बिल को लेकर वक्फ बोर्ड पर हमला बोला और कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने हमला बोला। सड़क पे नमाज की बात नहीं है, ये कभी परंपरा नहीं रही है कि किसी सरकार के मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर को रोका जाए। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हो, हम लोगों को रोका गया। हमको भी रोड पे करने दी ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? योगी के बयान पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है। दोनों दलों ने कहा कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए। यहाँ सब लोगों को पूरी तरह से निर्बाध गति से आवागमन को छोड़ देना चाहिए। इस तरह के उलझुल मुद्दे उठा के वो लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और कुछ नहीं। जाहिर है सीएम योगी ने भले ही अपने बयानों के जरिए खरी खरी बात कही हो, लेकिन विपक्ष तिलमिला जरूर गया है।
तो योगी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी राजनीति तेज है और अब कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ का संशोधन बिल पेश किया जाएगा। लगभग 8 घंटे तक इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार सब कुछ नियंत्रण में लेना चाहती है और पूरा का पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि विपक्ष लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह कर रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बस कुछ घंटों बाद वक्फ बिल पर संसद में बड़ा संग्राम शुरू होगा। इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार, नतीजा जल्द ही सामने आ जाएगा। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। लेकिन उससे पहले बिल को लेकर हो रही सियासत को समझिए कि कौन किधर है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। हम लोग शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी में भी हम लोगों ने विरोध किया है। बिल के बहाने विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश का सद्भाव खराब करना चाहती है। और जिनको मुसलमान वोट की चाहत है, वो चाहे चिराग पासवान साहब हो, चाहे वो जयंत चौधरी साहब हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू साहब हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा अगर आपने इस बिल को पास होने दिया संसद से। कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज कई बार सड़कों पर उतरा। ईद पर भी कई जगह काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे। एक और विपक्ष बिल के विरोध में है तो पूरा एनडीए एक साथ एकजुट खड़ा है। ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। पारित करने के पक्ष में आप लोग? बिल्कुल मैं पक्ष। एनडीए के सहयोगी और केंद्र में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बिल मुसलमानों के हक में और अपोजिशन ही मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। ये मतलब एंटी मुसलमान है, ऐसा उनके ऊपर हमारा आरोप है और मुसलमानों के फायदे के अगर ये बिल है। वक्फ बिल पर हो रही राजनीति के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का बयान भी सामने आया। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से रमजान के पवित्र महीने में वक्फ बिल को लेकर के सियासत किया, झूठ बोल करके गुमराह करके काली पट्टी बंधवाई। वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बड़ा बयान दिया है। इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अब सवाल है कि बिल पर वोटिंग होगी तो क्या होगा, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। बहुमत के लिए 272 का नंबर चाहिए। फिलहाल बिल के साथ 294 सांसद हैं और बिल के खिलाफ 248 सांसद। एक सांसद की स्थिति अभी साफ नहीं है। अगर यही आंकड़ा रहा तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो सकता है, यानी विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए समझते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तक क्या हुआ है, इसकी टाइमलाइन अब तक पूरी क्या रही है। 8 अगस्त 2024 को पहली बार लोकसभा में पेश हुआ। 8 अगस्त 2024 को ही इसे जेपीसी को भेज दिया गया और 30 जनवरी 2025 को जेपीसी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी गई और फिर 13 फरवरी 2025 को जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश की गई। अब कुछ घंटों बाद यानी कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल को एक बार फिर से पेश किया जाएगा। अब सवाल है कि बिल के पक्ष और विरोध में कौन कौन है, ये भी आपको हम एक एक करके बता देते हैं। टीवी स्क्रीन के दोनों तरफ आप पक्ष और विपक्ष को देख सकते हैं। वक्फ बिल के साथ कौन कौन से राजनीतिक दल खड़े हैं पहले वो आपको बताते हैं। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, जनसेना पार्टी, शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम,
चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, जेडीएस, आरएलडी, अपना दल एस, ये सभी वक्फ बिल के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। और वक्फ बिल के खिलाफ जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी शरद पवार का गुट, आरजेडी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, सीपीएम, सीपीआई, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी। तो साफ तौर से आपने देखा कि किस तरह से दो अलग अलग यहां पर साफ पक्ष और विपक्ष दिखाई दे रहा है। तो वहीं वक्फ बिल को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल से खास बातचीत की है और जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, बिल पर लोगों को गुमराह किया गया। सर, जैसे कि जानकारी निकल के आई है सूत्रों से कि जो सबसे ज्यादा विवादित था, जो जैसे कि तमाम लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग भी, कि हमारी जो है मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारी दरगाहें छीन ली जाएंगी, तो वक्फ बाय यूजर का जो मुद्दा था, तो सूत्रों से यही जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो आप लोगों ने भी अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन भी दिया था कि उस पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वक्फ बाय यूजर को लेकर के गुमराह किया जा रहा है। इसके बावजूद पूरे देश के लोग गुमराह कर रहे हैं। लगातार इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वैसी हो, कांग्रेस के इमरान मसूद हो या और पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि अगर ये एक्ट पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, ईदगाह छिन जाएंगी। उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए कहा। ईदगाह जब रमजान के महीने का पवित्र महीना होता है और आखिरी दिन कल प्रेयर हो रही थी, तब काली पट्टी बांधने के लिए कहा। साफ है कि इन लोगों ने उकसाने की कोशिश की, देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे अल्पसंख्यक और मुस्लिम भाइयों ने पूरे देश में ईद को शांति से मनाया। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। क्या आरएसएस ने कर ली है बड़ी तैयारी और क्या आरएसएस के एजेंडे पर अब अयोध्या के बाद मथुरा आ चुका है और क्या संघ ने मथुरा को लेकर अब गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस मथुरा मामले में अपनी जो उसकी रुचि है उसको लेता हुआ दिखाई दे रहा है। संघ ने किया 1984 को याद, हुई थी 3 मंदिरों की बात। आरएसएस का पहला प्रण पूरा, काशी और मथुरा का संकल्प भी नहीं रहेगा अधूरा। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का मुद्दा फिर से जोर पकड़ लिया है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने और भव्य मंदिर बन जाने के बाद कई मौकों पर इस बात का जिक्र होता था कि शायद संघ अब ज्ञानवापी और मथुरा मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हो। लेकिन आरएसएस के सर कार्यवाह होसबोले ने अब साफ कर दिया है कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहें तो संगठन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। होसबोले का ये बयान स्वयं सेवकों के लिए एक हरी झंडी मानी जा रही है। होसबोले ने कन्नड़ में आरएसएस की एक पत्रिका विक्रमा में ये बयान दिया था। 1984 का जिक्र करते हुए कहा, उस समय वीएचपी साधु संतों ने 3 मंदिरों की बात की थी। अगर हमारे स्वयं सेवक इन 3 मंदिरों के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। हालांकि दत्तात्रेय होसबोले ने बड़े स्तर पर मस्जिदों पर सवाल उठाने के खिलाफ चेताया और सामाजिक मतभेद से बचने की बात कही है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। बयान क्यों दे रहे? प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ थे, उनसे स्पष्ट रूप से कहते थे और कहीं नहीं देते उसे लागू कराते। तो ये तो इनके यहाँ कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जो बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने पहले ही कही थी कि हर धर्म स्थल के नीचे दूसरा धर्म स्थल क्यों ढूंढना, लेकिन क्या वो मुहिम रुकी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता या उनका वोट नफरत पर टिका है, बंटवारे पर टिका है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर टिका हुआ है। दत्तात्रेय होसबोले ने गोहत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण पर भी चिंता जताई और कहा कि इसके अलावा भी कई जरूरी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए।
अभी तो टेम्परेचर का टॉर्चर शुरू भी नहीं हुआ। उत्तर भारत के गांव और शहर आग की लपटों में झुलस रहे हैं, जंगल सुलग रहे हैं, इमारतों से शोले उठ रहे हैं और साथ ही उजड़ रहे हैं आशियाने। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली के झंडे वालान में एक्सटेंशन बिल्डिंग में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। तो गुजरात के कच्छ में पेट्रोल पंप के पास लगी आग ने हर किसी को दहशत से भर दिया। वहीं नोएडा में एक बिल्डिंग में आग लगी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूदते नजर आए। जबकि राजस्थान के जोधपुर में भड़की आग की चिंगारी ने कितनी ही झुग्गियों को खाक में मिला दिया। आग का तांडव सिर्फ दिल्ली, नोएडा, जोधपुर और गुजरात के कच्छ तक ही सीमित नहीं रहा। कश्मीर का अनंतनाग, गुजरात का राजकोट और बनासकांठा, यूपी में नोएडा और राजस्थान के कई जिले। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में गांव से शहर तक बर्बादी की आग धधक रही है। जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं तो घर, दुकान, फैक्ट्री और ऊंची ऊंची इमारतों में आग की घटनाओं ने दहशत बढ़ा दी। टिम्बर गोदाम से उठती दहशत की लपटें। साबुन फैक्ट्री में आग का तांडव। और बर्बादी की आग में खाक होते जंगल। गांव या शहर, कश्मीर या गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश का नोएडा, विनाश की धधकती ज्वाला हर एक चीज को खाक में मिला रही है। पहले गुजरात की तस्वीरें देखी, जहां उठी दहशत की लपटें अपने साथ मातम का शोर लेकर आई। पेट्रोल पंप के पास कई फीट ऊंची आग की लपटों की तस्वीर देखी और सोचिए, अगर आग की लपटें पेट्रोल पंप तक पहुंची तो क्या होगा। तस्वीरें कच्छ के भचाऊ गांधीधाम हाईवे की हैं। यहां पेट्रोल पंप के पास मौजूद टिम्बर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पास में पेट्रोल पंप होने की वजह से खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया। नतीजा, हाईवे को बंद किया गया। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। टिम्बर गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए के जलने की बात सामने आई, लेकिन हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। वहीं आग लगने की कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। राजकोट में एक फैक्ट्री में लगी आग से उठते धुएं ने पूरे आसमान को काला कर दिया। आग इतनी विकराल थी कि फैक्ट्री से उठता धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि आग से किसी तरह के जान माल की हानि नहीं हुई। इधर गुजरात के बनासकांठा में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने कितनी जिंदगियों को फना कर दिया। असल में फैक्ट्री में भड़की चिंगारी ने बारूद से भरे पटाखों को धमाके के साथ उड़ा दिया। ब्लास्ट इतना तेज था कि गोदाम का ज्यादातर हिस्सा ढह गया, जिसके नीचे कितने ही मजदूर दब गए। अब तक 17 शवों को निकाला गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। जो पूरा फैक्ट्री का स्लैब है वो नीचे की ओर बैठ गया है। सो जैसे जैसे जो रिलीफ टीम्स है उनके द्वारा मलबा दूर किया जा रहा है
उस हिसाब से बॉडी की रिकवरी हो रही है। बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री में आग कैसे लगी? रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही आग के कारणों का पता लगाने के लिए भी जांच की जा रही है। वहीं धमाके के बाद से फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है। अब जरा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा की तस्वीर देखिए। यहाँ के सेक्टर 18 की एक बिल्डिंग में आग के शोले भड़क उठे तो दहशत में लोग बिल्डिंग से कूदते नजर आए। दरअसल इमारत के एक शोरूम में आग लगी थी, जिस पर लोग डर से भागने लगे। ऐसे में मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने लोगों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला। फिर सीढ़ी के जरिए टीम बिल्डिंग में दाखिल हुई और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर नोएडा से गाजियाबाद के मोदी नगर में पेंट वेयर हाउस में भी आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। गर्मी ने अभी अपना प्रचंड रूप दिखाना भी नहीं शुरू किया, लेकिन गांव से लेकर शहर तक आग भड़कने लगी है। सब कुछ खाक में मिलाने लगी है। रिहायशी इलाकों में तो हड़कंप है, वहीं जंगल सुलगने लगे हैं। तस्वीरें यूपी के ललितपुर की हैं। यहाँ के मदनपुर क्षेत्र में जंगल में भड़की आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा किसान चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर हवा के साथ आग और भड़की तो खेतों में खड़ी फसल स्वाहा हो सकती है। अप्रैल के महीने में कमोबेश यही स्थिति पहाड़ी इलाकों की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जंगल धधकने लगे हैं। सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। दमकल और वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीर के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इस साल अब तक जंगलों में आग की 50 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। एक छोटी सी चिंगारी शोले का रूप ले रही है। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं। यहाँ के सलियावड़ी, सूरजपुरा, गणेशपुरा गांव के आसपास फैली आग का दायरा हवा के साथ लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों की ओर से आग पर काबू पाने के प्रयास अब तक नाकाफी ही साबित हुए। राजस्थान में जंगल में आग के साथ ही गाड़ियों में आग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जालौर की यह तस्वीर देखिए। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो आपने देखा कि कैसे शहर शहर आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। असल में जैसे जैसे पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है, आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं एक छोटी सी चिंगारी आग लगने की वजह बन रही है, जो जिंदगी पर बहुत भारी पड़ रही है। दिल्ली से जोधपुर और प्रयागराज से बिहार के आरा तक उठे आग के शोले लोगों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। बढ़ती गर्मी के बीच सुलगती आग और उससे उठता काला धुआं दिल्ली की आबो हवा को बदरंग कर रहा है। तस्वीरें दिल्ली के झंडे बालान की हैं। यहाँ एक्सटेंशन बिल्डिंग में अचानक आग भड़क उठी। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, आसमान धुएं से भर गया और पार्किंग में खड़ी 7 से 8 कार और बाइक खाक हो गई। आनन फानन में दमकल को सूचना दी गई। 25 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि आग आसपास की बिल्डिंग तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही काबू पा लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस को 2:27 पे कॉल मिली थी, झंडेवालान एक्सटेंशन में फायर है, तो गाड़ियां यहां भेजी गई। आग की ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया और टोटल 25 गाड़ियां यहां फायर पे काम कर रही हैं। आग अब अंडर कंट्रोल।
इधर राजस्थान के जोधपुर में सड़क से सटी झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। इससे पहले दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, कई झुग्गी जलकर खाक हो गईं। कल तक जहां गरीबों के आशियाने थे, वहां अब सिर्फ राख बची है। गनीमत सिर्फ इतनी है कि आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर देखिए। यहाँ BSNL ऑफिस के बैकयार्ड में आग धधक उठी। ऑफिस के अंदर काफी ऊंचाई तक धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले आग का दायरा बढ़ता आग पर काबू पा लिया गया। इस बीच कुछ दिन पहले ही लुटेरे के निशाने पर आया आरा का तनिष्क शोरूम एक बार फिर चर्चा में। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद जनरेटर रूम में आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ऐसे में तुरंत सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को शोरूम से बाहर निकाला गया। वहीं शोरूम में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। वहीं मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। अब बात मलेशिया में आग के तांडव की। मलेशिया के सेलंगोर स्टेट पंचोंग में गैस स्टेशन में आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि आसपास के घरों को खाली कराना पड़ा। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये किसी एटॉमिक टेस्ट से उठा आग का गुबार नहीं है। न ही किसी बम धमाके की तस्वीरें। दहकती लपटों का शोला गैस पाइपलाइन में लगी आग से उठा है। ये वो हादसा है जिससे पूरा मलेशिया दहशत में है, जिसने 210 किलोमीटर दूर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि आग के उठते शोले हवा के थपेड़ों के साथ गरज रहे थे। तस्वीरें मलेशिया के सेलंगोर स्टेट पंचोंग की हैं, जहां मलेशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन पर मौजूद गैस स्टेशन में सुबह करीब 8 बजे अचानक धमाके के साथ आग लग गई। विस्फोट के साथ आग की लपटें आसमान तक गई तो पैदा हुई गर्मी की तपिश कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। पास से गुजरने वाले हाईवे पर दौड़ रहा ट्रैफिक थम गया। आसपास मौजूद लोग दहशत में भर गए। कोई डर को दबाकर वीडियो बनाने लगा तो कोई बस यूं ही विनाश की आग को अपने सामने धधकते देखता रहा। घनी आबादी वाले इलाके में लगी आग सैकड़ों फीट ऊपर तक उठ रही थी। आग के साथ उठ रहे धुएं ने पूरे आसमान को ढक दिया, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को लगाया गया। लेकिन तब तक गैस स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा खाक में मिल गया। काफी मशक्कत के बाद भी जब दमकल की टीम आग पर काबू नहीं पा सकी तो आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। अब ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखिए। आग का मंजर कितना भयावह था। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जहां तक आग लगी वो रिहायशी इलाका है। आग से कई घरों को नुकसान हुआ है। नुकसान की आशंका इसलिए भी ज्यादा थी कि ईद का दूसरा दिन था। सभी लोग अपने घरों में छुट्टी लेकर आराम कर रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निकांड में 49 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 112 लोगों के घायल होने की खबर है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। बताया जा रहा है कि पेट्रोनास कंपनी की पाइपलाइन में रिसाव हो रहा था, जिससे पाइपलाइन का करीब 500 मीटर का हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग को देखते हुए 3 गैस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। एक और देश में भड़कती आग तपिश बढ़ा रही है तो अप्रैल से लेकर जून तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने वाला है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में लू सामान्य से ज्यादा चलेगी। गर्मियों में लू के दिनों की संख्या दोगुनी तक हो सकती है। यानी ये आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है। और नोएडा में दौड़ता पिंक ऑटो और ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोग हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल है और पुलिस को इन स्टंटबाजों की अब तलाश है।
सड़क पर तेज दौड़ता पिंक ऑटो। ऑटो की छत पर कलाबाजी दिखाता यह शख्स सारी कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर या यूं कहें उसे ठेंगा दिखाकर स्टंटबाजी कर रहा है। एक युवक ऑटो के बाहर लटका हुआ है तो दूसरा युवक अर्धनग्न अवस्था में ऑटो की छत पर बंदर की तरह जा बैठा है। रास्ते में इस वक्त जो भी लोग इन्हें देख रहे हैं वो हैरान हैं और इन दोनों स्टंटबाजों को तरह तरह के करतब करते देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से एक घुटने के बल बैठकर डांस स्टेप भी करके दिखा रहा है। इस बीच ये एक दो बार गिरते गिरते भी बचा है, जबकि ऑटो चालक भी बेसुध होकर ऑटो को मस्ती में दौड़ा रहा है। वीडियो देखकर लग रहा है कि ये किसी गाने की धुन पर स्टंटबाजी कर रहे हैं। वीडियो नोएडा सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के सेक्टर 94 स्थित नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। नोएडा पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बीते 9 दिनों में जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से तीसरी मुठभेड़ अब तक जारी है। पंजतीर्थी इलाके के पास छिपे 2 आतंकियों की तलाश अब तक हो रही है। सुरक्षा बलों ने तय कर लिया है कि जब तक आतंकियों को उनके बिलों से निकालकर ढेर न कर दिया जाए, ऑपरेशन जारी रहेगा। आतंकवादियों के खिलाफ 24 मार्च से शुरू हुआ जम्मू के कठुआ में ऑपरेशन अब तक जारी है। कठुआ के बिलावर के पंजतीर्थी इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं। आतंकियों को जवानों ने पूरी तरह घेर लिया है। किस तरह भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान यहां पर लगातार इस इलाके में पहुंच रहे हैं ताकि यहां इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बीजेपी विधायक सतीश शर्मा का दावा है कि कठुआ में आतंकी नेटवर्क और पहाड़ों का सहारा लेकर आतंकी सुरक्षा बलों से बच रहे हैं। देखिए, कहना तो सामने सामने दिख रहा है कि एनकाउंटर तो अभी भी चल रहा है, आप भी आवाज़ें सुन रहे हैं, और इस एनकाउंटर में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो एक मतलब जिसे कह सकते हैं कि पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन के साथ इस ऑपरेशन को जो है वो लीड कर रहे हैं। जबकि एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री की भी पूरी नजर बनी हुई है। तो लिहाजा आज ये चीज है कि हम यही कहेंगे कि ये चीजें रुकनी चाहिए, और ये जो आतंकवाद, उग्रवाद जिसने हमारे जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान पहुंचाया इन सालों साल में। आपको बता दें कि मुठभेड़ की शुरुआत कठुआ के सान्याल गांव से हुई थी, जहां सुरक्षा बलों को 5 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद कठुआ के सुफैन इलाके में 27 और 28 मार्च को एनकाउंटर हुआ, जिसमें 28 मार्च को 2 आतंकी मारे गए, जबकि 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने देश के नाम शहादत दे दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।